everyone, welcome to the Scholars Lair. In today's video, we will be learning Class 12th Chemistry Chapter 2 Solutions. So, without further ado, let's start. Today's topic is solubility of a solid in liquid. So, सोडियम क्लोराइड और शुगर जो होती है वो बहुत ही ईजीली वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लेती है। ये तो हम जानते ही हैं कि जो नमक है और चीनी है बहुत ईजीली घुल जाती है पानी के अंदर। और जो नेफ्थलीन होती है और एंथ्रेसीन होती है ये बहुत ईजीली ना बेंजीन में डिज़ोल्व कर लेते हैं। इससे कंसेप्ट ये बताना चाह रहे हैं कि जब पोलर सोल्यूट्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर जाके डिज़ोल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके डिज़ोल्व हो जाते हैं। लाइक डिज़ोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है ये। जब ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगी ना तब भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा, यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। अब कुछ टर्म्स हैं। पहली है डिसोल्यूशन। ये क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड सोल्यूट है उसको आप सॉल्वेंट में डालते हो, थोड़ा सा सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सोल्यूशन की वो बढ़ जाती है। क्रिस्टलाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थोड़ा सा सोल्यूट है, सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन में दूसरे सोल्यूट के पार्टिकल से आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और फिर थोड़े थोड़े जो है सोल्यूशन से सेपरेट होते रहते हैं। ये तब होता है जब सैचुरेशन का लेवल मतलब सैचुरेट हो चुका है, उसके बाद भी आप चीनी डाले जा रहे हो तो जो थोड़ी चीनी होगी वो आपस में कोलाइड करेगी और फिर थोड़ी सी चीनी बाहर होती रहेगी, घुल नहीं पाएगी वो पूरी तरीके से। क्रिस्टल इस वजह से उसके क्या होते हैं, मिश्री जो होती है क्रिस्टलाइजेशन वो बन जाती है। आप बार बार चीनी के पानी को सैचुरेट करते रहते हो और उसमें एक धागा डाल देते हो, फिर क्या होता है जो चीनी होती है ना ये उस धागे पे क्रिस्टल के फॉर्म में जुड़ती रहती है तो उससे हम कहते हैं क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मिश्री बन जाती है। फिर टर्म है डायनामिक इक्विलिब्रियम का। डायनामिक का मतलब है जो चीज़ रुका ना हो, बार बार चलता रहता है। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट। सैचुरेशन के टाइम की ही बात हो रही है कि एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, जितना आप सोल्यूट डाले जा रहे हो उतना ही जो सोल्यूट है एक्स्ट्रा वो बाहर निकलता जाता है, मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में भी कह सकते हो। फिर आगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें और आप सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उसी टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड के अंदर अभी भी आप कर सकते हो सोल्यूट को डिज़ोल्व। जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है जो कि एक गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकता है। नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है उसमें जो डिसोल्यूशन है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है, यानी कि जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है 0 से, यानी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ जाती है। एक्सोथर्मिक के अंदर लेकिन डेल्टा H नेगेटिव होगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का एज सच कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। MCQ में आ सकता है। अब आ जाते हैं वेपर प्रेशर पे ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो रॉल्ड्स लॉ ने क्या बोला था कि फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन से। हमने पढ़ा था ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ऐसे। तो उससे ना हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जिसे हम कुछ कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो पहले हम बात करेंगे इस टर्म की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। उससे पहले एक और बात है कि वेपर प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज़ एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी कि जब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक ऐसा सॉल्वेंट जो इवापोरेट हो सकता है उसमें आपने क्या डाल दिया, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, यानी ऐसा सोल्यूट जो कि इवापोरेट नहीं होगा, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि चीनी डाल दिया आपने, तो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। क्योंकि बीकर के अंदर ये रहा आपका क्या, वोलेटाइल सॉल्वेंट, उस पर आपने क्या डाल दिया, एक मिनट में कलर चेंज करती हूँ ताकि
उसमें हमने क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल ऐसे सल्यूट डाल दिए, ठीक है। तो वो सल्यूट जो है उन्होंने एक लेयर बना दी उसके पार्टिकल्स सल्यूट के, और एक ऐसा सल्यूट है जो भाप नहीं बनेगा। अब इससे होगा क्या, इससे जो लिक्विड है ना वो भी क्या नहीं कर पाएगा, वो भी उतना इवेपोरेट नहीं हो पाएगा जितना वो पहले हो रहा था। तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, कम हो जाएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। ये ना ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये डिपेंड करती हैं द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका नेचर कैसा है रिलेटेड टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये सल्यूट के पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है, ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती हैं। लैटिन वर्ड को का मतलब टुगेदर और लिगेट का मतलब बाइंड होता है। तो 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपको मेन चीज़ ध्यान रखने की, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती हैं। 4 तरह की होती हैं ये। पहला RLVP जो आपने सुना होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा इम्पॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले हम आ जाते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्वेंट का इन अ सोल्यूशन इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये तो हम जानते ही हैं, हमने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। अब ये जो लोअरिंग होता है ना वेपर प्रेशर का, इसका मतलब समझो, यानी कि जो वेपर प्रेशर है उसको क्या करना, कम कर देना, कम हो रहा है वो। ये किस पे डिपेंड करता है, ये सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब ये हमने अभी अभी पढ़ा था क्या, कि वेपर प्रेशर कम करने के लिए आप एक वोलेटाइल सोल्यूशन में क्या डालो, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालो। तो वही कह रहे हैं कि एक ऐसा सोल्यूट लो जो कि नॉन वोलेटाइल हो, नॉन डिसोसिएट हो, नॉन एसोसिएट हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन वोलेटाइल मतलब वो इवेपोरेट नहीं होगा, ना ही वो टूटेगा, ना ही वो जुड़ेगा, ना ही वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। जिसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स, शुगर, ग्लूकोज, RNA, यूरिया, फ्रक्टोज, ये सब, ठीक है, ऐसे होते, ये यूज़ कर सकते हो। पहले बीकर में क्या था, प्योर कंडीशन में A था, वोलेटाइल था, P0 ऑफ A इसका प्रेशर था। सोल्यूशन आपने बनाया B के साथ, A + B को जोड़ दिया, ठीक है। B क्या है, B एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। B ये जो डार्क है, इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब दोनों का क्या हुआ, एक सोल्यूशन बना दिया आपने, ठीक है। टोटल सोल्यूशन का प्रेशर क्या है, P सॉल्वेंट प्लस P सोल्यूट। अब ये समझ आ गया, P सोल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट की प्रेशर को आपने ऐड कर दिया, पार्शियल प्रेशर्स को। तो फिर सॉल्वेंट का कुछ प्रेशर है, क्यों है, क्योंकि वो वोलेटाइल है, उसने क्या किया, इवेपोरेट हुआ। तो यहाँ पर कुछ क्या था, P सॉल्वेंट था। अब याद करो जो आपका सोल्यूट है वो कैसा है, यहीं पे बता रखा है कि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। सोल्यूट जो है वो तो हवा में गया ही नहीं, वेपर बना ही नहीं। अब जब वो वेपर नहीं बना तो उसका प्रेशर क्या होगा, इसी वजह से उसका प्रेशर क्या है, 0। अब आपने पहले पढ़ रखा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको कैसे लिख सकते हो, P0 ऑफ सॉल्वेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो क्या आया, P0 ऑफ सॉल्वेंट इनटू X, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आप क्या करें, इन दोनों को 1 से माइनस कर दो। ये जो सॉल्वेंट है ना इसको नीचे ले आओ, सोल्यूशन के ले आए, फिर आपने 1 से माइनस किया तो करके आपके पास एक वो आता है, इक्वेशन आती है ये, जो कि कह रही है P0 ऑफ A माइनस टोटल प्रेशर अपॉन P0 ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हम ये समझते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के कम होने का मतलब क्या है, ये जो भी P0 है, जो भी प्योर कंडीशन में उसमें से टोटल माइनस कर रहे हो तो कुछ कम हो रहा है ना। और जब आप बात करते हो रिलेटिव
रिलेटिव का मतलब है किसी और के रिलेशन में। इसी वजह से अपॉन में हम क्या कर रहे हैं, पी नॉट ऑफ ए को डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर पी नॉट ऑफ ए से डिवाइड करें क्योंकि रिलेटिव चाहिए हमारे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये आ जाता है। अगर सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, यानी कि जो सोल्यूशन सॉल्वेंट है उसके तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो इस वजह से आप नीचे वाला जो ये बी है सोल्यूट है उसको क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, ताकि आपके जो भी कैलकुलेशन है वो थोड़ी ईजियर हो जाए। बट ये चीज़ टेस्ट में दिखा मत देना, इसको लिखना ज़रूर। नेक्स्ट आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर जैसे जैसे लिक्विड का बढ़ेगा वैसे वैसे मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा लिक्विड का। फिर हमारे पास टर्म आती है बॉइलिंग पॉइंट, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। फिर पानी का 100 डिग्री सेल्सियस 180 एम पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक सोल्यूशन का, वो हमेशा ज़्यादा होगा दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें एक सोल्यूट भी है, ऑब्वियसली उसको थोड़ा और टाइम लगेगा बॉयल होने में। क्यों, क्योंकि अब एक सोल्यूट भी डाल दिया उसमें, दैन प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जल्दी बॉयल हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है सुक्रोज का। अब आता है इम्पॉर्टेंट ग्राफ, इसको समझेंगे हम। आपने एक्स एक्सिस पे ले रखा है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे ले रखा है वेपर प्रेशर, ठीक है। ये जो लाइन है ये है 180 एम की लाइन या 760 mmHg की लाइन या फिर 1.013 बार, ठीक है। ये 180 एम है यहाँ पे जो टेम्परेचर है, सॉरी प्रेशर है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ए था, एक नॉर्मल सोल्यूट था, सॉरी सॉल्वेंट था। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ, कम हुआ। तो ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर ए है, ए को यहाँ पर क्यों ले रखा है, क्योंकि ये एक जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ा, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। एक पॉइंट ऐसा आया जब वो 180 एम पे आ गया, ये क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, ये वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये TB1 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 ए सोल्यूशन का, पहला वाला सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का है, ठीक है। फिर आ जाओ बी पे। अब जो सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट भी डाला है, और हमारे को पता है जब हम सोल्यूट डालते हैं, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, तो वेपर प्रेशर कैसा होता है, कम हो जाता है। लेकिन हमने टेम्परेचर उसी पे स्टार्ट किया तो ये थोड़ा नीचे आया। अब टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आया जब वेपर प्रेशर जो था वो 180 एम के द्वारा इक्वल हो गया। इस टाइम पे आपने नोट किया, तो TB2 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपने क्या बोला कि इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच जो डिफरेंस होगा वो क्या है, वो आपका इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, TB2 बड़ा है ना, तो इसी वजह से डेल्टा TB यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, TB2 माइनस TB1। अब बोला कि डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ना जो TB है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के। और जो मोलालिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, इसलिए हमने ये लिया। अब चेंज इन या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को इक्वल्स टू में आपने बोल दिया KB इंटू में मोलालिटी। KB क्या है, अभी KB के जो नाम है ये ज़रूर याद रखना, CUET में आता है। KB है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसे बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या आप इसको बोलोगे
एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट होती है के केल्विन केजी पर मोल। जो के भी होता है वो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है एक मोलर सोल्यूशन का। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब इस चीज़ को फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या होगा, चेंज इन या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू के बी इनटू में W2 अपॉन में मोलर मास, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन में मतलब उसके ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। बेसिकली मोलालिटी का फॉर्मूला है, इसको ऐसे लिखो या मोलालिटी लिखो चलेगा। अगर ये आई जो यहाँ पे है इसका कॉन्सेप्ट एंड में आएगा तो ये हम तभी देखेंगे। फिर थर्ड हमारे पास जो है वो आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होता है वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, ये वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन इट्स सॉलिड स्टेट। मेन चीज़ों पे आते हैं। इस ग्राफ को देखो, ये जो है एक्स एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर केल्विन में, और वाई एक्सिस पे प्रेशर है। अब क्योंकि हम डिक्रीज़ कर रहे हैं ना फ्रीजिंग मतलब पॉइंट टेम्परेचर को, तो यहाँ पे आ जाओ ऊपर ए। इस पॉइंट पे किसी टेम्परेचर पे टेम्परेचर ज़्यादा था, वेपर प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा था। यहाँ पे ए है, ए क्या है, सॉल्वेंट लिक्विड है। क्या हुआ, आपने धीरे धीरे टेम्परेचर कम किया करते रहे। एक पॉइंट आया, इसके बाद क्या हुआ, वो सॉलिड बनना शुरू हो गया। जो सॉल्वेंट है वो क्या हो गया, ठंडा, और मतलब बहुत ही आइस बन रहा है या फ्रीज़ हो रहा है, तो सॉलिड बन गया। इसलिए हमने इस पॉइंट पे क्या बोल दिया, ये क्या है, TF1 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब आपने क्या किया, आपने एक सोल्यूशन लिया, वही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, बी वाला जो बी है, ये क्या है, सोल्यूशन है। इसमें भी सेम चीज़ आपने की, आपने टेम्परेचर को कम किया, करते रहे। फिर पॉइंट आया जब वो भी फ्रीज होने लग गया इस तरीके से, तो ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या होगा, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये रहा TF2 माइनस TF1, क्योंकि कम हो रहा है इस वजह से हम TF2 जो कि छोटा वाला है वो ऐसे लिखेंगे इसको, माइनस TF1। फिर हमने बोला कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। उसके लिए आपने कांस्टेंट डाला, कांस्टेंट जो है वो है KF। ये होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी भी यूनिट सेम होती है, केल्विन केजी पर मोल, और ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पर। इसको डिफाइन करोगे तो बोलोगे KF इज़ द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। मोलालिटी का फॉर्मूला ऐड कर दोगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और है कि अब हमने क्या क्या सीखा, फ्रीजिंग पॉइंट का कम करना और बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो ये टेम्परेचर की एक लाइन है, नंबर लाइन टाइप्स। यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे 100 डिग्री है। पानी जो है वो 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में ही पानी रहता है। 0 से कम चले जाओगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगा और ज़्यादा में वो भाप बन जाएगा। वहाँ पे गैस, वहाँ पे सॉलिड। अभी 0 और 100 के बीच में क्या है, वो लिक्विड है। जब आपने H2O में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो उससे हमने क्या देखा कि जो पानी है ना, क्या हुआ, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो थोड़ा यहाँ चला गया, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, थोड़ा इधर हो गया, है ना। यही देखा हमने। उससे क्या हुआ, उससे जो H2 है ना वो ज़्यादा टेम्परेचर के गैप पर क्या रहा, लिक्विड रहा। ये एक चीज़ हमारे को देखने को मिली।
अब आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पर। ये तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज़ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, थर्मोडायनामिक्स। फिर एक चीज़ आती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर SPM। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो छोटे छोटे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जैसे कि पानी को तो अपने से पास करवा देती हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं सोल्यूट के उनको जाने नहीं देती। राइट साइड में एग्जांपल देखो कि पानी है, पानी में शुगर कैसी है? कम है, थोड़ी कम शुगर डालिए तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा है सोल्यूशन का? कम है। तो ये क्या हुआ? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। वाई हाइपोटोनिक? क्योंकि सोल्यूट इज़ लेस। फिर बीच में एप्पल है या रेजिन ले लो, इसमें क्या है? शुगर ज़्यादा है, पानी कम है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरटोनिक। तो क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि पानी यहाँ पे कम है इसलिए वाटर सॉल्वेंट कैसा है? हाई टू लो जाएगा, ज़्यादा से कम में जाएगा तो पानी अंदर अंदर चला जाएगा। अब जो SPM होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका सोर्स होते हैं कुछ पिग का ब्लैडर, फिर पार्चमेंट, सेलोफेन, अनियन की पील, एग मेम्ब्रेन। ये सारी की सारी जो है इनमें कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं। शीट्स इन शीट की तरह होती हैं। अगर आपने एग मेम्ब्रेन देखी, अनियन का पील ही देख लो, वो इन सब में। तो ये सोल्यूट को तो जाने नहीं देते लेकिन सॉल्वेंट इजीली फ्लो कर लेता है। सॉल्वेंट हम जानते हैं कैसे जाता है? हाई टू लो जाता है। सोल्यूशन लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कोई एक चीज़ याद रख लो, ये याद रख लो कि जो सॉल्वेंट है वो हाई टू लो जाएगा और तब तक जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम में आ जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप पाई से डिनोट करोगे। हाँ, केमिस्ट्री में पाई से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करोगे, जो कि सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ना वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है और बहुत ही कम है ये, और छोटा सा मैग्नीट्यूड में। इसको एक्सटर्नली अप्लाई करोगे ताकि जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है हाई टू लो जो वो जा रहा है वो रुक जाए। ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलारिटी कैसे हैं? आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके लिए आपने आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसको क्या किया? अप्लाई किया। हमने पढ़ रखा है PV = nRT होता है। आइडियल गैस का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन ना हो। ये जो R है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको S भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कांस्टेंट। ठीक है। इसी वजह से आपने πV = nRT डाला। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। R क्या है? यूनिवर्सल गैस या सॉल्वेंट कांस्टेंट। अब इसका यूज़ क्या है? एप्लीकेशन क्या है? हो सकता है आ जाए ऑस्मोटिक प्रेशर का। ये यूज़ होता है टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्यों यूज़ होता है अभी हम पढ़ेंगे। फिर एक और है कि ये बेस्ट मेथड ही क्यों? कुछ और यूज़ कर लो। आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बाकी 3 भी तो पढ़े, वो यूज़ कर लो। तो जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर की मेजरमेंट वो रूम टेम्परेचर की में होती है। ठीक है। इसी वजह से मोलारिटी यूज़ होती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर जब चेंज नहीं हो रहा तो मोलारिटी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। अब क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए भी बहुत बड़ा आएगा, इसलिए एरर की कमी होती है। मेन क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि बायोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने के लिए आप ये क्यों यूज़ करोगे? तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, RNA हो गया, ये ना हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रहते। पॉलीमर्स वगैरह भी हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रहते, इनकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम होती है। इसी वजह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ करते हो, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। मोलारिटी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ करोगे तो टेम्परेचर चेंज करोगे, तो ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये या तो टूट जाएंगे या कुछ और बनने लग जाएगा, पॉलीमर्स बनने लग जाएंगे। ठीक है। इसलिए आप ये यूज़ नहीं करते। फिर एक डिफरेंस है बच्चों वाला डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में।
डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में होता है, ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होगा। डिफ्यूजन के लिए कोई एसपीएम की ज़रूरत नहीं होती, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होती, और ना ही ये रुक सकता है ना ही ये रिवर्स हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस में एसपीएम चाहिए और ये रुक भी सकता है। फिर एक टर्म आती है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब ऐसे दो सोल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो एक ही टेम्परेचर में। जब सोल्यूशन को व्हेन सेपरेटेड बाय एसपीएम नो ऑस्मोसिस अकर। हाँ, जब आपने दो आइसोटोनिक सोल्यूशंस लिए, ठीक है, दोनों को आपने क्या किया, बीच में एक एसपीएम लगा दी। अब जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर ही सेम है तो आपस में कोई इधर से उधर नहीं जाएगा, कोई ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना फ्लूइड का इनसाइड ब्लड सेल्स, वो होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन, यानी नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन का, नमक के पानी का 0.9% होता है। वो सेल्स जिनमें 0.9% से 9% NaCl से ज़्यादा सोल्यूशन है, तो जो पानी है वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा, तो श्रिंक हो जाएंगे हमारे सेल्स, यानी हाइपरटोनिक। और अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से कम है तो आसपास का जो पानी है वो अंदर चला जाएगा सेल्स में, सेल्स जो हमारे स्वेल हो जाएंगे, हाइपोटोनिक। अब आ जाओ कुछ एप्लीकेशंस ऑस्मोसिस की। पहला, मीट के प्रिजर्वेशन के लिए सॉल्ट उस पर छिड़कते हैं। फ्रूट्स जो हैं उन पे हम शुगर और डाल देते हैं ताकि बैक्टीरिया से प्रिजर्वेशन हो। क्यों? जो बैक्टीरिया है उसमें से पानी निकल जाएगा, वो श्रिवल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इजिप्ट के अंदर जो ममीज़ होती थी उनको सोल्यूशन में रैप किया जाता था, फिर उन्हें ड्राई किया जाता था ताकि वो प्रिजर्व कर सकें उन्हें। वो लोग जो बहुत ज़्यादा नमक का खाना खाते हैं उनको क्या होता है, पानी उनके टिश्यू सेल्स में और इंटर सेलुलर स्पेसेस में भर जाता है। फिर क्या होता है, इससे स्वेलिंग होती है, इसे कहते हैं एडीना। जब आरबीसी इनमें आ जाते हैं तो फिर पानी बाहर आता है और वो श्रिंक कर जाता है। बेसिकली ब्लोटिंग में भी कुछ ऐसे ही होता है। फिर ये तो पता ही है, कच्चा आम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डालो, जिसे ब्राइन भी कहते हैं। कभी भी आए ब्राइन सोल्यूशन क्या होती है, नमक का पानी, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन NaCl। तो ऑस्मोसिस से वो अचार बन जाता है, श्रिवल हो जाता है। अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस और वाटर प्यूरिफिकेशन। अब इसको देखते हैं। एक कंटेनर है, राइट साइड पे पिस्टन लगी हुई है, ठीक है। राइट साइड में पानी कम है, सॉल्ट ज़्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। बीच में SPM लगी हुई है। लेफ़्ट साइड में H2O ज़्यादा है, सॉल्ट कम है, लेस कॉन्सेंट्रेशन। एक तरफ यहाँ पर फ्रेश वाटर का बाहर निकलने की जगह है और यहाँ पे पिस्टन है। अब क्या हुआ, दोनों क्योंकि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस हैं, पानी यहाँ पर ज़्यादा है ना, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो पानी ऐसे ऐसे जाना शुरू किया। एकदम से आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल प्रेशर डाला पिस्टन को और यहाँ पर ले आए एक्सटर्नली। इस फोर्स से क्या हुआ, पानी अब ऐसे जाने लगा और यहाँ से जो पानी निकला वो क्या था, फ्रेश वाटर था। कुछ ऐसे ही होता है आपके हाउसेस में जो RO होता है, जो पानी पीते हैं फिल्टर्ड वाटर, वो। ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। जाना तो ऐसे चाहिए था बट एक्सटर्नल प्रेशर से ऐसे गया उल्टा। सेल्यूलोस एसीटेट की SPM होती है, ठीक है, पानी को जाने देती है लेकिन इम्प्यूरिटी आयंस को नहीं जाने देती। अब ये प्रोसेस क्या था, ये था डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर से सॉल्ट हटाने का प्रोसेस। इस किस प्रिंसिपल पे था, ये रिवर्स ऑस्मोसिस के, ठीक है। इसके लिए बहुत हाई प्रेशर चाहिए एक्सटर्नली। जब हमने देखा P एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाएगा ना ऑस्मोटिक प्रेशर से, जो प्योर सॉल्वेंट है वो बाहर आएगा सोल्यूशन से थ्रू SPM। इतना हाई प्रेशर डाला कि सॉल्ट यहीं का यहीं रहा और जो पानी है वो यहाँ का भी पानी, यहाँ का भी पानी, फ्रेश वाटर क्या हुआ, बाहर आ गया। अब जब आप PV = nRT के अंदर नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला डाल देते हो तो ये आपके पास आ जाता है। P के
अलावा हम पाई डालेंगे और जो आर यूज़ करोगे, आर की वैल्यू ये रखना 0.0821। जब भी सोल्यूट जो है वो टूटेंगे आयंस के अंदर, तो जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास आएगा वो हमेशा कम आएगा। ये रहा एक कंडीशन, जब पी एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा, लेकिन अगर जब पी एक्सटर्नल ज़्यादा है तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट्स के, ग्लूकोज, NaCl, एसिटिक एसिड, इन सब के। एक और चीज़ है कि जो एसिटिक एसिड होता है या इथेनॉइक एसिड होता है, ये ना बेंजीन में जाके डिसमर्ज जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसका भी इस चैप्टर में इतना रोल नहीं है। अब आते हैं हम एक टर्म पे जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, थोड़ा नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मोलर मास है जो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा दैन द एक्सपेक्टेड या नॉर्मल वैल्यू से, इसलिए एबनॉर्मल बोल रहे हो। 1880 में ना वैन होफ से उन्होंने एक फैक्टर निकाला, इसे कहते हैं आई, जो हमने ऊपर देखा था बट मैंने कहा था बाद में इसे डिस्कस करेंगे। आई होता है, इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन को ये नापता है। तो वैन होफ फैक्टर आई जो होता है ना, उसको आप बोलते हो इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर आप ऐसे बोलते हो इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व मोलर मास अपॉन में कैलकुलेटेड मोलर मास। इसको यही समझ लेते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास मतलब जो फॉर्मूला से निकालोगे मोलर मास का फॉर्मूला यूज़ करके, और कैलकुलेट मतलब H2O है तो H यानी कि 1 + 1 + 16 ऐसे करके जो आप कर रहे हो वो निकालोगे, ठीक है। और इजी वे में द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि पहले थे सोल्यूट डालने से पहले के। ये है वैन होफ फैक्टर, ये वाली टेस्ट में लिखना अगर आए तो डिफाइन करने को। मेन यूज़ उसका यहाँ होता है, जब भी एसोसिएशन होगा तो जो आई है, जो वैन होफ फैक्टर है वो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। इसी से यानी बेंजीन, इथेनॉइक एसिड, ये इनमें 1 से कम होता है। जब फॉर्मूला निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है I = 1 + α + α/n, ये नोट ज़रूर कर लेना। डिसोसिएशन के अंदर I जो है वो 1 से बड़ा होगा, KCl BaCl2 या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो होते हैं एंड में आएगा ये उसमें। इसमें I क्या है 1 - α + n-α। अब n क्या है, n है नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड, कितने आयंस टूटे हैं। तीसरी कंडीशन है I = 1, यानी कि ग्लूकोज में, सुक्रोज में, यूरिया में I क्या होता है 1 होता है। और ये ज़रूर हमने देखा होगा कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है ये 0 to 1 के बीच में ही रहेगा। अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ कि I 1 होता है कब, ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ और वैल्यूज़ दे रखी हैं। अगर कभी हमारे को कोई भी फॉर्मूला होता है ना, उसमें आप N2 में I कर सकते हो अगर इसको निकालने की नीड है, ऐसा होती नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं एज़ीटोट्रॉप्स। अब ये क्या होते हैं, बाइनरी मिक्सचर्स जिनमें सेम कॉम्पोजिशन होता है लिक्विड में, लिक्विड वेपर फेज़ में, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं। ऐसे दो मिक्सचर जिनमें सेम कॉम्पोजिशन होगा लिक्विड वेपर फेज़ में और ये सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। एज़ीटोट्रॉप्स को कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है, दो तरह के होते हैं ये, मिनिमम बॉइलिंग एज़ीटोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम की बात करते हैं, ये वो सॉल्यूशंस दिखाते हैं जो कि
रॉल्स लॉ को पॉजिटिव डिविएशन देते हैं, है ना, एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, यानी कि ये पॉजिटिव डिविएशन वाले नॉन आइडल सॉल्यूशंस होते हैं। ये रहा ग्राफ इस तरीके से। मैक्सिमम में ये वो हैं जो कि नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल्स इसके, इथेनॉल और पानी का जो मिक्सचर होता है, जो शुगर की फर्मेंटेशन के लिए में होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर 95% ऑफ इथेनॉल हमारे को मिलता है। वेपर प्रेशर जब मैक्सिमम होगा तब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है इसमें। कौन से वाले के अंदर? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में वेपर प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये ज़रूर ध्यान रखना, मिनिमम बॉइलिंग के अंदर वेपर प्रेशर इज़ मैक्सिमम। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जिसका एग्जांपल नाइट्रिक एसिड और वाटर है, इसमें क्या है? मैक्सिमम क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। और कम क्या है? सबसे कम क्या है? वेपर प्रेशर। जब एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन अचीव हो जाती है तो अब कोई सेपरेशन नहीं होता। जिससे हमने क्या चीज़ पता करी कि जो वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। तो एजियोट्रॉप्स के अंदर इतना ही था। दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर हैज़ बिन एंडेड। हम नेक्स्ट वाले में कोई दूसरा चैप्टर लेंगे, क्लास 12th केमिस्ट्री का। Let me know if you have any doubts, and for more such videos please subscribe, like and press the bell icon. If you want मैं इसके कुछ question answers भी करवा सकती हूँ। Do let me know in the comment section. Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.